के लखीमपुर खीरी में रविवार को हुई घटना की गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मामले पर तीखी टिप्पणी करते हुए प्रियंका गांधी को लखनऊ में पुलिस हिरासत में रखने और विपक्ष के नेताओं को वहां जाने का विरोध करने पर कड़ी आपत्ति जताई है। मैंने कभी देखा नहीं कि आप विपक्ष को रोक रहे हो। अगर विपक्षी पार्टी जाएगी, बातचीत करेगी और अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करेगी पब्लिक के सामने, तो पब्लिक का विश्वास जमता है कि हो सकता है सरकार दबाव में आकर के हमें न्याय नहीं दे रहा है, परंतु विपक्ष आ गया है, उन्होंने अपनी बात कही है, इसका मतलब वो हमारे लिए संघर्ष करेगा, हमें न्याय मिलेगा, उससे शांति स्थापित करने में सहयोग मिलता सरकार को भी। गहलोत ने कहा है कि लोकतंत्र में विपक्ष यदि किसी पीड़ित की बात को उठाता है तो इससे उसका मनोबल बढ़ता है। सरकार को इसमें सहयोग करना चाहिए, लेकिन इस तरह के हालात देश में पहले कभी नहीं देखे। ये मेरी समझ के परे हैं कि किस प्रकार यूपी की पुलिस और यूपी का प्रशासन, यूपी की सरकार ये बार बार क्यों रोकती है। कभी नोएडा में रोकती है, कभी लखीमपुर खीरी जाने रोकती है। तो मैं लगातार देख रहा हूँ कि ये डिटेन कर लेते हैं, अरेस्ट करने की बात करते हैं। इसकी जरूरत नहीं होनी चाहिए। राजस्थान में जब कभी कोई घटना हुई है, हमने कभी किसी को नहीं रोका। बुधवार को लखीमपुर खीरी में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के काफिले को किसानों ने काले झंडे दिखाए। पीछे से आ रहे एक वाहन ने कुछ किसानों को कुचल दिया और गाड़ी पलटने से कुछ लोगों की मौत हो गई। किसानों का आरोप है कि ये गाड़ी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र चला रहे थे। इसके बाद वहां जमकर बवाल मचा। किसान नेता टिकैत सहित कई आंदोलनकारी नेता मौके पर पहुंचे, लेकिन प्रियंका गांधी, अखिलेश यादव सहित विपक्ष के नेताओं को लखीमपुर खीरी नहीं जाने दिया और बीच रास्ते में हिरासत में ले लिया गया। नहीं तो मैं यहाँ से नहीं हिल रही हूँ और तुम मुझे उस गाड़ी में बिठाओगे तो तुम्हें किडनैपिंग का चार्ज लगाऊंगी मैं, और पुलिस को नहीं तुम्हें लगाऊंगी, समझे। इधर आओ, आ गया तुम। क्यों इनको आगे कर रही हो महिलाओं को? डरते हो क्या महिलाओं से? क्या डरते हो महिला से? महिला से डरते हो? या तो वारंट निकालो, मुझे दिखाओ कि किस आधार पर मुझे यहाँ से हटा रहे हो, नहीं तो मैं नहीं हटूंगी और देखना आपको सारों का चार्ज। मुझे आधार दो, मुझे ऑर्डर दिखाओ, मुझे वारंट दिखाओ। और अगर नहीं है तुम्हारे पास और हाथापाई करने की कोई हक नहीं है रोकने का। हम 4 लोग हैं, दिखाओ मुझे लीगल बेसिस अपना। क्या समझ रखा है? लोगों को मार सकते हो, किसानों को कुचल सकते हो, तो समझ रखा है कि हमें भी रोकोगे। आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया और किसान के साथ चर्चा करने के लिए अधिकारियों को भेजा। इनमें किसानों के परिवारों को सरकार 45 लाख रुपए और एक सरकारी नौकरी देगी। साथ ही घायलों को 10 लाख रुपए दिए जाने पर सहमति बनी। साथ ही ये तय किया गया कि घटना की न्यायिक जांच होगी, जो रिटायर्ड जज की निगरानी में होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी।
नमस्कार जंटी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में रविवार को हुए सड़क दुर्घटना और किसानों की मौत के बाद विपक्ष हमलावर हो गया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। लोकतांत्रिक तरीके से विपक्ष अपना आंदोलन करना चाहता है, अपनी बात कहने के लिए किसान परिवारों से मिलना चाहता है, उनके प्रति हमदर्दी जताना चाहता है, लेकिन सरकार तानाशाह रवैये से उन्हें रोक रही है। हम आपको बता दें कि रविवार को केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र के बेटे आशीष मिश्र पर आरोप है कि उन्होंने गाड़ी चढ़ाई किसानों पर और किसानों की मौत हो गई। उसके बाद रात को प्रियंका गांधी लखनऊ पहुंची और जब लखीमपुर खीरी जाने की कोशिश कर रही तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। अखिलेश यादव जाना चाह रहे थे, उन्हें हिरासत में ले लिया। विपक्ष का हमला जारी है, लेकिन सरकार और किसानों के बीच सहमति बन चुकी है। वहां एक सरकारी नौकरी की बात कही गई है, न्यायिक जांच होगी और 45 लाख रुपए किसान परिवारों को मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे। जो घायल है उन्हें 10 लाख रुपया दिया जाएगा। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे और हमारे साथ इस वक्त राजेंद्र आर्य साहब कांग्रेस नेता मौजूद हैं, किसान आंदोलन के समर्थक सीबी यादव साहब हमारे साथ हैं और राजेंद्र मीना जी हमारे साथ भाजपा से जुड़ रहे हैं और वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो चलिए हम चर्चा शुरू करेंगे। यादव साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? सीबी यादव जी, सीबी यादव जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए सीबी यादव जी के पास में मैं जाऊंगा, लेकिन राजेंद्र आर्य साहब के पास में जाना चाहूंगा। पहले मैं आर्य साहब, सरकार और किसानों के बीच सहमति बन चुकी है, उसके बाद क्यों लग रहा है विपक्ष को कि वहां पे तानाशाह रवैये से काम हो रहा है, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है? ऐसा क्यों लग रहा है? योगेंद्र जी, निश्चित रूप से अगर आपने इस पूरे प्रकरण को देखा होगा तो जिस तरीके से इस अभी से 2 दिन पहले तो गृह राज्य मंत्री हैं आपके अजय मिश्रा जी, उन्होंने किसानों को उंगली दिखाकर कहा था कि सुधर जाओ नहीं तो सुधार दिए जाओगे। और उसके बाद में ये जो जिस तरीके से नरसंहार हुआ है लखीमपुर खीरी में किसानों के मतलब आंदोलन के ऊपर जो गाड़ियां चढ़ाई गई, एसयूवी गाड़ियां चढ़ाई गई, उसमें 4-6 किसानों की मौत हो चुकी। मतलब किसानों का खून खराबा जिस तरीके से हो रहा है, अगर आप देखेंगे करनाल में जिस तरीके से किसानों पर बर्बरता होगी, और आप देखिए इनके लोगों के बोल देखिए, चाहे मनोहर लाल खट्टर है, कहते हैं कि मारो पीटो और लठ बजा दो। आज देखो ना ट्विटर पे मतलब ये हो रहा है, ट्रेंड हो रहा है कि योगी जी लठ बजाओ। अरे भाई, ये देश है, ये लोकतंत्र है, ये कोई तानाशाही का राज है या गुंडा राज है या कोई जंगल राज है क्या? मतलब पीड़ित परिवारों से मिलने जाना क्या अपराध है? जिस तरीके से हमारी राष्ट्रीय मतलब महासचिव के साथ, जो कि यूपी की प्रभारी भी है, जो हमारे सांसद के साथ जिस तरीके से मिसबिहेव किया गया, धक्का धुक्की दिया गया, उनको जबरदस्ती डिटेन किया गया, क्या ये लोकतंत्र का राज है? आज आप इस चीज को देखिए ना, सरकार मतलब यूपी में योगी जी की जो सरकार है, वहां पे ना तो व्यापारी सुरक्षित है, ना किसान सुरक्षित है, ना युवा सुरक्षित है, ना महिलाएं सुरक्षित है। तो आप इस चीज को देखिए ना, ये मतलब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जिसका बेटा मतलब किसानों की हत्या में शरीक है, ये जो नरसंहार हुआ है उसके लिए इनको जवाब देना पड़ेगा। लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पूरे देश के अंदर इसको आंदोलन के रूप में लेगी और किसानों के साथ जो अत्याचार आप आंदोलन कर रहे हैं। आर्य साहब, मैं एक बात जानना चाहूंगा कि आप बिल्कुल आंदोलन करिए, लेकिन आप कह रहे हैं सरकार उनसे वार्ता नहीं कर रही है। सरकार और किसानों के बीच राकेश टिकैत की मौजूदगी में वहां के एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर ने ब्रीफिंग की है और बताया है कि सहमति बन गई है। तो अभी भी आप लोगों को लग रहा है कि आंदोलन जारी रखना चाहिए? खासकर निश्चित रूप से योगेंद्र जी, आप देखेंगे ट्विटर एजेंडा रहेगा। अब क्या एजेंडा रहेगा जब किसान और सरकारों के बीच सहमति बन गई? सुनिए, ट्विटर पर ये ट्रेंड कर रहा है योगी जी लठ बजाओ। ये पूरे देश नहीं दुनिया के अंदर यूपी सरकार की और भारत की क्या छवि बन रही है, योगी जी लठ बजाओ। तो आप देखिए ना, वहां के मुख्यमंत्री, गृह राज्य मंत्री जिस तरीके से लिप्त है। राजेंद्र जी, मैं वापस लौट रहा हूँ आपके पास में। सीबी यादव जी के पास में जाना चाहूंगा। यादव साहब, सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल आ रही है। देखिए, घटना को कोई खारिज नहीं कर रहा, घटना हुई है वहां पे लखीमपुर खीरी में। योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि दुखद घटना है, घटना हुई है।
न्यायिक जांच की भी बात जो थी वो स्वीकार कर ली। अभी क्या लगता है आपको कि यह एजेंडा जो रविवार को हुआ किसानों के लिए भी है, क्योंकि टिकैत खुद मौजूद थे प्रेस ब्रीफिंग में, या अब ये केवल बस विपक्ष का एक एजेंडा रह गया है? नहीं, देखिए, विपक्ष का एजेंडा तो होना ही चाहिए। विपक्ष अगर आवाज नहीं उठाएगा तो फिर वो विपक्ष थोड़ी कहलाएगा। विपक्ष तो हर चीज में आवाज उठाना ही होगा, तो विपक्ष का अपना धर्म है। लेकिन चूंकि मैं खुद इस किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ हूँ, ये सवाल केवल घटना का नहीं है, सवाल उस नफरत का और उस हिंसा की मानसिकता का है कि क्या इस देश के भीतर हम मतलब इतिहास में भी आप पढ़ते होंगे कि किसी समय जब राजशाही हुआ करती तो इस तरह से कुचल दिया करते थे। वहां भी शायद इस तरह के एग्जाम्पल तो देखने को नहीं मिलते हैं। सवाल यह है कि क्या हम इस रसातल तक पहुंच गए हैं कि हमारे भीतर इस कदर नफरत और इस कदर अहंकार व्याप्त हो गया है कि हम किसी भी आंदोलन जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसको कुचलने के लिए जो है हम गाड़ी चढ़ा दे और गाड़ी से कुचल दे। ये सवाल इस बात का है कि एक गृह राज्य मंत्री जिस पर कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है, योगेंद्र जी आप इस मानसिकता को समझिए कि जिस मिनिस्टर पर कानून व्यवस्था पूरे देश को बनाए रखने की जिम्मेदारी होती है, वो ये उसकी मानसिकता ये हम मतलब कैसा लोकतंत्र बना डाले कि हम इस मानसिकता के व्यक्ति को गृह राज्य मंत्री बना बैठे हैं जो ये कहता है कि मैं 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। मतलब ये मेंटेलिटी है, ये हमारे लोकतंत्र को दिखाती है कि हम किस लोकतंत्र के किस अवसान पे जा चुके हैं। मतलब ऐसा तो शायद मुझे नहीं लगता कि कोई डिक्टेटरशिप शासन व्यवस्था में भी इस तरह की चीजें होती है। तो मैं कहूंगा कि हम एक लोकतांत्रिक तानाशाही व्यवस्था पे जा चुके हैं। योगेंद्र जी, ये केवल घटना नहीं है, हम सब लोगों के लिए एक शर्म की बात है। ये किसान आंदोलन के लिए कोई गलत बात नहीं है, ये हम सब लोगों के लिए शर्म की बात है कि एक गृह राज्य मंत्री, किसे कहते हैं, पूरे देश का जो जिसको होम मिनिस्ट्री हो जिनके हाथों में, उनका कृत्य अगर इस प्रकार से हो तो मुझे लगता है कि हम सब लोगों के लिए बहुत चिंतित करने वाली बात हो गई कि हम किस जगह चले गए हैं। मैं किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में नहीं बोल रहा, मैं ये बोल रहा हूं कि क्या एक इस तरह के लोग गृह राज्य मंत्री बन सकते हैं? ये हमारी व्यवस्था में लूप होल हो गया। ये एक बहुत मतलब डराने वाली स्थिति है। चलिए आऊंगा आपके पास में वापस। श्याम जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। घटना तो देखिए कोई भी इस तरह की होती है, किसान हो चाहे बेरोजगार हो चाहे आमजन कोई भी हो, अगर इस तरह से गाड़ी चढ़ा करके और किसी को मार दिया जाए या इस तरह की, हम तो कहते हैं रोड एक्सीडेंट भी बड़े दुखद होते हैं, और इसमें तो गाड़ी चढ़ाई गई है, न्यायिक जांच होगी, उसमें पूरी चीजों का पता लगेगा कि कैसे हुआ, क्यों हुआ। लेकिन प्रतिपक्ष हमलावर है, क्या सरकार ने ये अवसर दिया या फिर कहें कि बिल्कुल ये तो बनता है, जैसे अशोक गहलोत साहब ने कहा है कि प्रतिपक्ष के पास में होता क्या, आवाज होती है उसके पास में, उस विरुद्ध आवाज को भी अगर दबाने की कोशिश की जाएगी तो फिर लोकतंत्र में बचेगा क्या? देखिए योगेंद्र जी, निश्चित रूप से घटना दुर्भाग्यपूर्ण भी है और दुखद भी है। इसकी किसी भी स्तर पर हम ये तो कह ही नहीं सकते कि घटना सही है। आम व्यक्ति, किसान तो अपनी मांगों को लेकर के कर रहा था, प्रदर्शन कर रहा था, लेकिन देश के गृह राज्य मंत्री हैं, उनका बेटा अगर ऐसा कृत्य करता है तो आखिर इसका संदेश जाएगा क्या? इसलिए मैं कह सकता हूं कि शासन करने वाले लोग, जो कि निश्चित रूप से नीतिगत निर्णय लेने वाले लोग में शामिल हो, और उनका पुत्र जिस प्रकार का कृत्य करता हो, क्योंकि अगर विपक्ष का दबाव नहीं होता तो उसके खिलाफ शायद मुकदमा भी दर्ज नहीं होता। अब तो क्योंकि सरकार चुनाव है 3-4 महीने बाद, तो यूपी में भाजपा को शासन में लाना है, तो प्रतिपक्ष जिस प्रकार से एकता के सूत्र में बंद करके आज आंदोलन के ऊपर उतरा, जिस प्रकार से प्रियंका गांधी का कल माहौल और मैंने रुख देखा, पहली बार उन्होंने धरातल पर आकर के जो कुछ दिखाने का प्रयास किया, तो एक ठीक बात है। उसके बाद अखिलेश भी आए, बाकी लोग भी आए, तो कह सकते हैं कि विपक्ष की एकता की जुट के कारण सरकार झुक गई, समझौता कर लिया, 45 लाख रुपए देने के लिए राजी हो गई, और उन्होंने कहा कि नौकरी भी दे देंगे, बहुत सारी 10 लाख भी दे देंगे, तो बहुत सारी चीजें होने के लिए तैयार हो गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा है उस पर हमको सबको गंभीरता से सोचना पड़ेगा। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी इन तीनों कानूनों की समीक्षा करके और कुछ सुझाव देने के लिए। उस कमेटी के बाद एक मेंबर तो नाराज होकर के छोड़ के चले गए थे, तो कमेटी कारगर तरीके से काम नहीं कर पाए। लंबा जब आंदोलन चलता है तो आपको मालूम है कि जिस प्रकार की कभी उग्र भी होता है, कभी शांतिपूर्ण भी होता है, हो सकता हो कुछ तत्व भी इसमें शामिल हो जाते हैं, तो इस विवाद का विषय बन जाता है।
तो मैं मान के चलता हूँ केंद्र सरकार को निश्चित रूप से इस गंभीरता को लेना चाहिए। अब मैं देख रहा हूँ क्योंकि आने वाले समय में यूपी में इलेक्शन में ये मुद्दा एक प्रमुख कारण बनेगा। इसके कारण से क्योंकि आप देखिए अमित शाह ये भाजपा के नीतिकार है जो कि होम मिनिस्टर है, उन्हीं के अधीन राज्य मंत्री भी। तो इसमें आप आने वाले शासन मैं मान के चलूं योगी जी को भी परेशानी में डालेगा और एकता के सूत्र में विपक्ष बन गया तो फिर शासन में आने में कुछ दिक्कत आएगी। तो इसमें कुछ आपके सामने जो उलझने हैं वो समाप्त होने की कगार पे दिखती है क्योंकि 3 कानून अभी तक सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन इतनी धरातल पे उतर नहीं पाए। तो इतनी बड़ी तादाद में देखिए पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है या फिर यूपी है, ये 6-7 कानून प्रभावी ढंग से दिख रहे हैं और इनका प्रभाव इसी तरीके से पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ के लोग चिंतित हैं कि आने वाले समय में इन कानून का हमको हर्जाना जो भुगतना पड़ेगा क्योंकि एमएसपी अगर नहीं मिल पाई तो नहीं मिल पाएगी तो प्राइवेट जो लोग आएंगे वो अपने मन मर्जी चलाएंगे। ये तो एक मुद्दा ये हुआ श्याम जी, ये मुद्दा ये हुआ और नवंबर में पूरे 1 साल हो जाएगा किसान आंदोलन को। मुझे लगता है कि इस पे 2 कदम आगे बढ़कर के इसको डिस्पोजल भी करना चाहिए। वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी ओर से कह चुका है, लोग जिनके रास्ते बंद हैं वो परेशान हैं, किसान इतने लंबे समय से बैठे हैं वो परेशान हैं, कानून व्यवस्था पे असर आ रहा है। यादव साहब, क्या लगता है आपको कि अब किसानों को और सरकार को वापस से चर्चा शुरू करनी चाहिए? किसान कहते हैं कि मना किसने किया, सरकार कहते हैं कि हमारे द्वार खुले हैं, तो फिर आगे बढ़ क्यों नहीं पा रही है? आंदोलन ऐसे चलता रहेगा? नहीं योगेंद्र जी, आप एक पत्रकार के तौर पर क्या महसूस करते हैं? क्या सरकार बातचीत करने की इच्छुक दिखाई दी? कहीं कोई मैं आपसे से जानना चाह रहा हूं क्योंकि दोनों तरफ से बात यही आ रही है। आप कह रहे हैं कि सरकार वार्ता नहीं करना चाहती है, सरकार कह रही है कि मना किसने किया। अभी मैं राजेंद्र मीना जी हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़े हुए हैं, मैं इनसे बात करूंगा तो इनका भी जवाब यही होगा कि किसानों को आगे आके बात करनी चाहिए। कहाँ बात करनी चाहिए? कोई जगह बता, मतलब ऐसी होती है कि बात करनी चाहिए, बात करने का कोई जगह होती है, कोई बात करने के लिए ये होता है भाई ये जगह है, इस तारीख को आप आइएगा, मतलब बात कहाँ की जाती है? जैसे मैं आपसे बात करूंगा तो कैसे होगा? आप बताओगे ना कि सीबी यादव जी आप इतनी तारीख को आइए, इस जगह आइए, ऐसे कहाँ बात करेंगे? मतलब ये सरकारें हैं क्या? मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि ये सरकारों का नेचर हो गया क्या? मुझे इस बात पे नहीं है कि बात नहीं कर रही है, 8 महीने से बातचीत रुकी हुई है, किसान बैठा हुआ है। हम सरकारों को चुन के किस लिए भेजते हैं? ताकि वो कभी ऐसी दिक्कत आए, कभी भी नागरिकों के बीच में और सरकार के बीच में अगर मतभेद हो तो संवाद करे। जो सरकार संवाद नहीं करे, मतलब आप कह रहे हो कि सरकार संवाद करे, आपको कभी लगा कि सरकार ने कोई जगह बताई हो, कोई समय बताया हो जहां संवाद करे? किसान जाके बैठ जाएगा कि नहीं हमसे बात कीजिए? ऐसा हो सकता है कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन और उसको भी एक पत्रकारिता के तौर पर आप सवाल पूछते हो कि सरकार बात करना चाहती है। मैं आप ही से पूछता हूँ कि कोई डेट बताई सरकार ने? या कोई नहीं कह रहा अकेला सरकार बात का कहना है, सरकार कहने किसान आए हम वार्ता को तैयार हैं, किसान कह रहे हैं कि हमें बुलाया नहीं जा रहा, हम सरकार से तैयार हैं चर्चा। तो कुल मिलाकर के ये कहें कि अभी कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रही हो, ना कोई रास्ता निकल सकता है अभी। किसी भी नागरिक से ये पूछ रहा हूँ कि क्या कहीं बातचीत के लिए बिना बुलाए, बिना किसान बातचीत के लिए कहीं जाएगा क्या? मतलब आप सोचिए कि कोई बिना स्थान चलिए, मैं राजेंद्र मीना जी हमारे साथ लाइन पे हैं, वो वीडियो नहीं आ रहा लेकिन उनका ऑडियो लेना जरूरी। राजेंद्र जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? राजेंद्र मीना जी आप सुन पा रहे हैं? आर्य साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं पहले बीच में? हाँ सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप देखिए ये जो सरकार में बैठे लोग हैं, चाहे राज्य सरकार हो, योगी जी की सरकार है, आज ट्विटर पे ये ट्रेंड हो रहा है, योगी जी लठ बजाओ। अरे भाई ये देश है, ये लोकतंत्र है, गांधी का देश है, ये अंबेडकर का देश है जहाँ कानून और संविधान से राज चलता है। क्या इस प्रदेश के अंदर ऐसी अराजक व्यवस्था हो गई है कि लठ बजाओ? और हरियाणा के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि ठोक दो, मतलब जेल चले जाओ, मैं जमानत करवा दूंगा, जेल जाओगे तो बड़े नेता बनोगे। और आपका देश का गृह राज्य मंत्री कह रहा है कि सुधार देंगे। अरे भाई ये कैसा लोकतंत्र है? आज हिंदुस्तान की जो दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में जो छवि बनी थी, इस सरकार ने और इस यूपी की योगी सरकार ने पूरी की पूरी छवि को मतलब धूमिल किया है। मैं यहाँ ये कहना चाहता हूं, तय करो किस और हो तुम, आदम हो या आदमखोर हो तुम, मैं किसानों के साथ हूं, मैं न्याय के साथ हूं।
माननीय हमारी बहन प्रियंका जी जो संघर्ष कर रही है यूपी की सड़कों पर, मैं श्याम सुंदर जी को बताना चाहता हूं कि प्रियंका जी लगातार यूपी में गरीब, मजलूम, दलित, आदिवासी, महिला, किसान, बेरोजगार सबकी आवाज लगातार यूपी की सड़कों पर उन्होंने संघर्ष किया है। और संघर्ष करना हमारा विपक्ष का धर्म है और हम उस धर्म को पूरी शिद्दत के साथ निभा रहे हैं। और भाजपा की जो ये सरकार है, जो किसान विरोधी सरकार है, चलिए मैं जवाब दिलवाता हूँ, जवाब दिलवाता हूँ। चलिए ऑडियो, राजेंद्र जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? आप पे म्यूट किया आपने, अनम्यूट करिए इसे, पहले अनम्यूट करिए इसे। इस बीच में कहना चाहूंगा कि यूपी में जो कुछ हुआ उसके खिलाफ कांग्रेस हमलावर है, देश भर में प्रदर्शन की बात कही जा रही है और प्रियंका गांधी ने थाने में झाड़ू लगाई है। वो उनका कहना था कि ये आंदोलन, क्योंकि गांधी जयंती अभी गई है और हाँ सुन पा रहे हैं राजेंद्र जी आप मुझे? सुन रहा हूँ भाई साहब जी। राजेंद्र जी, यहाँ सीबी यादव साहब भी बैठे हुए हैं जो किसान आंदोलन से जुड़े हुए हैं और राजेंद्र आर्य जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता। कांग्रेस का ये आरोप है कि तानाशाही रवैये से बीजेपी निपटना चाहती है आंदोलनकारियों से और किसी की सुन नहीं रहे हैं, केवल बस अपनी बात के अलावा। ऐसे लोकतंत्र में होता नहीं है। विपक्ष के पास में महज किसी के आंसू पहुंचने, उनके पास में जाके सहानुभूति जताने के अलावा कुछ नहीं होता है, लेकिन उस आवाज को भी दबाना चाहती है बीजेपी। जी मैं बताना चाहता हूँ, बीजेपी कभी भी ना तो किसानों से अलग थी, ना है, ना आगे रहेगी। अब ये जो ये घटना हुई है, अब कैसे हुई नहीं हुई इसकी न्यायिक जांच, मुख्यमंत्री जी ने न्यायिक जांच के लिए आदेश दे दिए कि जल्दी ही जांच होगी और दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और किसानों से कभी भी अलग नहीं रही हमारी पार्टी, हमेशा बार बार बात करने की कोशिश की है, बार बार बांटता हुई है किसानों के और सरकार के बीच में। फिर सहमति नहीं बन पा रही अभी भी कोशिश अब यही है कि जैसे प्रियंका गांधी जी वहां चली गई, अब जाकर के कई ऐसे इनके विपक्ष के जो नेता हैं बीच में जाके वही बात के आग में घी डालने का काम करते हैं। जब भी अगर किसान की समझ में कोई बात आती है, वो आपस में बात बनने वाली बात होती है, तो कोई ना कोई बात इनके विपक्ष के नेता जाके वहां कुछ ना कुछ परेशानी खड़ी करते हैं। और आज भी प्रधानमंत्री ने कहा, कृषि मंत्री जी ने कहा, कि आम वार्ता के लिए आज भी तैयार है। इसका जवाब चाह रही सीबी यादव जी ने एक आरोप लगाया अभी जी, आरोप नहीं, इन्होंने ये जानना चाहा है कि ये बताई जाए कि सरकार ने बुलाया क्या किसी को वार्ता के लिए, बात कहाँ की जाए? सरकार ने 12 बार वार्ता की है, पहले बुला के ही बात की थी। अब बात कुछ तो क्या है, हमारे किसान भाई भी कैसे पता नहीं गुमराह हो रहे, नहीं हम किसानों की हित की बात कर रहे हैं, चाहे एमएसपी की बात हो, चाहे 3 कानून की बात हो, तो कब अलग है? कभी भी किसानों से हमारी सरकार अलग नहीं है, वार्ता करने के लिए तैयार है। और अभी कई बार मीडिया के माध्यम से और कई बार भी वैसे भी चर्चा हुई है कि हमारे केंद्रीय मंत्री, कृषि मंत्री जी ने कहा है कि हम चलिए मैं लौटूंगा आप लोगों के पास में, यहाँ छोटा सा ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। हम बात कर रहे हैं लखीमपुर खीरी मामले में विपक्ष हमलावर। तो चलिए, जब प्रियंका गांधी आंदोलन की पकड़ अपने हाथ में रखे और नेतृत्व करे तो भला कांग्रेस में कौन शामिल नहीं होना चाहेगा। थाने में झाड़ू भी लगाई उन्होंने कि गांधी का मुल्क है, यह आंदोलन का एक तरीका है। अखिलेश यादव जहां रोका वहीं सड़क पे बैठ गए। समाजवादी उत्तर प्रदेश में हमलावर हैं। जहां विपक्ष जैसे किसानों की आवाज उठा सकता है, वहीं पे किसान के साथ विपक्ष हमलावर हो रहा है। और कई जगह धरने प्रदर्शन का प्लान कर दिया गया है कि हम अमुक तारीख को यहाँ पे धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे, ज्ञापन देंगे कि लोकतंत्र में यह अधिकार विपक्ष को
संविधान ने दिया है, जिसे दबाने की कोशिश की जा रही है। खैर चलिए, लेकिन हम आगे बढ़ेंगे और सीवी यादव साहब के पास में जाना चाहूंगा। यादव साहब, आपने ब्रेक से पहले सुना होगा, मीना साहब कह रहे थे कि गुमराह हो रहे हैं किसान दूसरों के हाथों में। अब मैं क्या कहूं, तो गुमराह हो रहे हैं। इनके पास इतना बड़ा सत्ता में है, इतना बड़ा सिस्टम है, अगर ये 1 साल से नहीं समझा पाए, मतलब 1 साल की समयावधि किसे कहते हैं, 1 साल से नहीं समझा पाए, 1 साल से गुमराह है, ये तो मतलब वो मतलब पूरी एक झूठ को ऐसे परोस देते हैं जिसको मैं कहूं कि 2022 में किसान की आमदनी दुगनी होती है। आपने एनएसओ की रिपोर्ट सुनी, अभी जो भारत सरकार की रिपोर्ट आई है, वो कहती है कि किसान की आमदनी 5 साल में 2013 से लेकर 2019 तक 23% कम हो गई है। फिर उसके बाद में तो कोरोना काल चल रहा है, लोगों के दिमाग में झूठ तक बैठा देते हैं, वो झूठ भी किसानों पर नहीं बैठा पाए। इतने नाकारा सरकार है क्या कि जो किसानों को 1 साल में नहीं समझा पाए? अपनी नकारापन को स्वीकार कर लेना चाहिए मुझे लगता है इन लोगों को, कि हम नहीं समझा पा रहे हैं, किसान बड़े वो है, हम नहीं समझा पाए। और विपक्ष जो इतना कमजोर है इस समय, विपक्ष वो मतलब किसानों को गुमराह कर रहा है। मतलब हमको ये मान लेना चाहिए कि विपक्ष बहुत मजबूत है। ये दो विपरीत स्थितियां हो गई इनकी बातों में, तो मतलब ये तो बहुत ही शर्मनाक स्थिति है। मैं योगेंद्र जी फिर भी एक बात पे वापस आपको ला रहा हूं कि किसानों से बातचीत, 3 कृषि कानूनों को वापस नहीं लेना या लेना, ये तो बहुत पीछे छूट गया इस देश में। 8 महीने तक वार्तालाप नहीं होना, इस देश में एक ऐसी संस्कृति को जन्म देना जो राजेंद्र जी बता रहे थे कि लठ मारो, ये स्वीकार्यता लोगों के भीतर बैठाना, मतलब ये लोगों के भीतर फीलिंग आ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री, चुने हुए मुख्यमंत्री ये बयान दे कि किसानों को लठ मारो और जेल में जाकर के वापस आओगे तो नेता बन जाओगे। ये नेताओं का चरित्र, एक जो गृह राज्य मंत्री का ये चरित्र कि वो ये कहे कि 2 मिनट में ठीक कर दूंगा, फिर उसने करके भी दिखाया, गाड़ी चढ़ा देना। मुझे बड़ी चिंता, ये किसानों से बड़ी चिंता ये है कि हम एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति को लोगों के भीतर स्वीकार्यता करवा रहे हैं। मैं एक पॉलिटिकल साइंस का विद्यार्थी होने के नाते में उस चिंता से इतना ज्यादा चिंतित हूं कि आपको और हम सबको मिलकर के इस बात पे सोचना पड़ेगा कि ऐसी अगर संस्कृति विकसित होगी तो ऐसी तो तालिबान में भी नहीं है, वहां भी जनता तो ऐसी नहीं है, जनता में उस निरंकुश शासन की स्वीकार्यता नहीं है। यहां तो हम उस स्वीकार्यता को दिमाग में बैठा रहे हैं, और अगर ऐसा है तो इसकी कीमत आपकी और हमारी आने वाली पीढ़ियां किस रूप में चुकाएगी। मुझे लगता है कि आज सोचना चाहिए 5 मिनट बैठ के इस पे कि किस रूप में चुकाएगी। तो बड़ा गंभीर मुद्दा है। देखिए, ये कह रहे हैं कि किसान समझ नहीं रहे हैं, फिर तो मुझे लगता है इनको सत्ता छोड़ देनी चाहिए। 11 महीने तक किसानों को नहीं समझा पा रहे हैं, और समझेंगे कैसे योगेंद्र जी? समझ में आती भी तब है जब संवाद होता है, जब संवाद ही नहीं हो तो समझ की बात ही कहां रहेगी। जी सीवी यादव साहब, अभी भी बीजेपी का और केंद्र सरकार का तर्क यह है कि किसान हठधर्मिता कर रहे हैं। लगातार वार्ता हुई है, उन वार्ताओं में वो ये तय करके आए थे कि इस आंदोलन को खत्म ही नहीं करना है। मुझे लगता है कि हठधर्मिता नागरिक कर सकता है, सरकार नहीं कर सकती। ये हमेशा से नागरिक धर्म रहा है, लोकतंत्र का तकाजा रहा है कि नागरिक हठधर्म कर सकता है, सत्ता कभी हठधर्म नहीं कर सकती। यहां सत्ता हठधर्म कर रही है। 3 कानून वापस नहीं होंगे, अब आ जाइए बातचीत पे। ये हम नाक का सवाल है, अब आ जाइए वापस पे। ये हम लट से मार दो। आप तमाम तरह के चरित्र में देखोगे तो सत्ता में हठधर्मिता दिख रही है। पहली बार सत्ता को लगता है कि अगर हम पीछे हो जाएंगे तो एक कल्चर पड़ जाएगी, और हमारा जो एक बड़ा स्वरूप है कि हम कुछ भी। यादव साहब कैसे हल क्या निकलेगा इसका? यादव साहब, इसका हल क्या निकलेगा? सरकार अपनी ओर से कह रही है, किसान अपनी बात कह रहे हैं, क्योंकि ये आगे पीछे कुछ नहीं है। जहां गाड़ी थी वहीं पे खड़ी हुई है, और ऐसे 12 महीने नवंबर में पूरे हो जाएंगे, तो ऐसे बैठे रहेंगे। मैं एक बहुत गहरी राजनीतिक समझ के वास्ते में मुझे ऐसा लग रहा है कि देश गृह युद्ध में चला जाएगा। इसका जो परिणाम होगा ना, वो परिणाम इस रूप में जा रहा है धीरे धीरे, और पूरी तरह से सत्ता इसके लिए जिम्मेदार है। और एक सिविल सोसाइटी के सिटीजन्स को, पत्रकारों को, वकीलों को मुझे लगता है कि बहुत सतर्क हो जाना चाहिए। अभी राजेंद्र जी कह रहे थे कि प्रियंका जी झाड़ू लगा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस चीज की बहुत पहले जरूरत थी, इस चीज की अग्रेसिवनेस के साथ जरूरत है कि हमको गांधी के उन मूल्यों को आगे लाना पड़ेगा। अदरवाइज हम लोगों को भी उसी चरित्र में ढाल देंगे तो फिर हम वापस नहीं आ पाएंगे। जी राजेंद्र जी, आपने सुना
मैं बिल्कुल योगेंद्र जी यादव जी की बात का जवाब देना चाहता हूं कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया किसानों के लिए। आज किसानों के लिए एमएसपी बढ़ाने का काम किसानों का हमारे प्रधानमंत्री हमारी सरकार ने किया। आज कोई किसी सम्मान निधि देने का काम 6,000 रुपए प्रत्येक किसान को अगर देने का काम करे तो हमारी सरकार कर रही है। आज इन्होंने किया इन्होंने आज हमें कई तरह के काम किसानों के हित में हम कर रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं कि किसानों की आमदनी कैसे हो। हम जैविक खेती को बढ़ावा दे रहे हैं, हम पॉली खेती को बढ़ावा दे रहे हैं। किसानों पहले नीम कोटा की यूरिया हमने देने का काम किया। पहले लाइनें लगती थी, किसानों में डंडे पड़ते थे इनकी सरकारों में, जब जाके खाद मिलता था। आज खाद आसानी से किसान को मिलता है। आज पानी की सिंचाई की व्यवस्था किसानों के लिए जल शक्ति मंत्रालय के माध्यम से हम कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है किसानों के हित में हम काम नहीं कर रहे हैं। इनकी सरकार ने क्या किया, हमेशा परेशान करने का काम किया। एक जवाब जरूर दे दूं, कम से कम ये काम कभी नहीं किया जो आपने किया है। बातचीत नहीं करना और अपना अड़ियल रवैया दिखाना, कम से कम कांग्रेस ने ये नहीं किया कि वो जब आंदोलन हो कोई नाराज हो बातचीत नहीं। यादव जी बार वार्ता हुई है। तो आप डेटा बता रहे हैं ना, ये डेटा पे हम 2-5 मिनट अगर बात कर लें, आपका एमएसपी आपकी और जो कृषि पर है, ये तो सारी चीजें मेरे पास ऐसे डेटा वाइज है कि पिछले 7 सालों यादव जी 8,000 रुपए प्रति क्विंटल सरसों बिकी है आपके किसान की। 8,000 रुपए प्रति क्विंटल आपकी सरकारों ने। यहाँ हमारे राजस्थान की बात करता हूँ, या बाजरे की एमएसपी 2,250 रुपए क्विंटल है, या 1400 में किसान ने अपना बाजरा बेचा है। आपकी सरकार ने क्यों नहीं खरीदा, कांग्रेस ने क्यों नहीं खरीदा? हरियाणा में और यूपी में 2,200 और 2,21 रुपए क्विंटल के हिसाब से खरीदा। और आज कितनी परसेंट खरीद होती है? एमएसपी कितनी परसेंट खरीद पहले से ज्यादा होती है। आज कितना बजट था? मैं ये कहता हूँ पहले केंद्र सरकार का कृषि का बजट 34,000 करोड़ था। आज 1,40,000 करोड़ का तो बजट है केंद्र का। आप मान रहे हो आज कितना गुना बजट बढ़ाया है? आपने क्या किया? कोरोना काल में 1 लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए दिया किसानों को। चलिए मैं तो एक बात जानना चाहता हूँ मीना साहब, मैं तो एक बात जानना चाहता हूँ कि ये तकलीफ पूरे हिंदुस्तान की है। आप लोगों को भी तकलीफ होती है कि मैं इसे खारिज नहीं कर रहा, बिल्कुल होती होगी तकलीफ, किसानों को भी हो रही होगी। देखिए, सर्दी, गर्मी, कोरोना, बारिश, वापस सर्दी, ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। आपने बहुत कुछ दिया, उसके बावजूद भी किसानों को लेकिन आप समझा नहीं पा रहे कि ये आंदोलन अब खत्म कर देना चाहिए। कोई तो ऐसी वजह है कि जो आप नहीं पकड़ पा रहे हैं या फिर किसान नहीं समझ पा रहे? मैं ये कहना चाहता हूं ऐसा नहीं, हर राज्य की अलग अलग समस्या है। राजस्थान में कितने धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, या हरियाणा, ये पंजाब हरियाणा का थोड़े से एरिया ने वहां से शुरुआत हुई इसकी, पर उसके बाद हम ये नहीं कह रहे, हम भी किसान हैं, हम चाहते हैं किसानों को फायदा हो, एमएसपी पे खरीद हो, एमएसपी की गारंटी योजना बने कि एमएसपी पे जब खरीद होगी, मैं बोल रहा हूं ना, तो वार्ता होगी तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। इसके लिए प्रधानमंत्री ने कहा कि एमएसपी पे खरीद जारी थी, रहेगी और आगे भी रहेगी, बंद नहीं होगी खरीद एमएसपी पे। तो ऐसा नहीं बैठेंगे, वार्ता होगी, कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। कब मने कर रहे हैं? निश्चित रूप से अगर वार्ता होगी, और वार्ता करने के लिए तैयार है हमारी सरकार, जब चाहे जब बात कर ले, और निश्चित कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, किसानों से अलग नहीं है। राजेंद्र आर्य जी कुछ कह रहे हैं पहले बीच में। जी आर्य सर, ये पूरा का पूरा झूठ फैला रहे हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 7 साल में कौन सी सिंचाई परियोजना भारत सरकार ने किसानों को दी है? एक बता दें, एक परियोजना बता दें। फालतू की बातें करते हैं। किसानों की आय 2022 फरवरी तक दुगनी करने का वादा करके आए थे। किसानों की लागत कई गुना बढ़ गई है। डीजल का भाव शायद इनको पता नहीं है। ये कैसी बातें करते हैं? खाद बीज का भाव इनको पता नहीं है। कैसी बातें करते हैं? ये कहते हैं यूरिया। अरे एक प्लांट बता दो ना आपने जो लगाया है खाद का। आपने कुछ नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस देश को भ्रमित कर रहे हैं। फिर मैं कहना चाहता हूं 26 जनवरी के बाद में किसानों के साथ कोई वार्ता नहीं हुई। आप देखिए, हर बार ये कहते हैं, करीबन 9 महीने हो चुके हैं, हर बार कहते हैं अरे हमारे कानून बहुत अच्छे। अरे भाई कानून अच्छे हैं तो फिर वार्ता कैसे होगी? बताइए तो सही ना। आपके कानूनों के अंदर आपने विदेशों में तो एमओयू कर लिए कृषि के, है विदेशों से आयात कर रहे हैं। किसान कैसे बचेगा इस देश का? आप देखिए ना, इनकी नीतियां किसान विरोधी है। कृषि कानून बनने से पहले गोडाउन बन गए अडानी के, साइलोज बन गए। अरे भाई कानून नहीं बनने उससे पहले आपने इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। कैसे कानून बन रहे? आज सारे के सारे दालों के क्या भाव हुए? आज मीठा तेल जो खाने का तेल है, सरसों का तेल 200 से ऊपर बिक रहा है।
बताइए ना कि किसान को सरसों का क्या भाव मिल रहा है, बताइए। ये कहते हैं आज किसानों का क्या भाव बढ़ाया, 8,000 रुपए क्विंटल मिला। मतलब इन्होंने मतलब गन्ने का, जब प्रियंका जी ने चुनौती दी कि मैं गन्ने के किसानों के मोल के लिए आंदोलन करूंगी, तो सरकार ने और गृह मंत्रालय ने उनके कुछ रुपए बढ़ा दिए। अरे क्या रुपए बढ़ाए आप देखिए तो सही ना। किसानों को बेवकूफ मत समझिए, किसान इस देश का अन्नदाता है, किसान इस देश की रक्षा करता है खाद्यान्न सुरक्षा देकर, और किसान का बेटा देश की रक्षा करता है। आज आप किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा रहे हैं, उनके ऊपर गोलियां चला रहे हैं, उनके सर फोड़ रहे हैं, तो ये देश आपको माफ नहीं करेगा। आप हो सकता है आप किसान के बेटे हो, लेकिन आप जिस विचारधारा के साथ जुड़े हुए हो ना, वो विचारधारा किसान विरोधी है, दलित विरोधी है, आदिवासी विरोधी है। वो मतलब ब्राह्मणों का नरसंहार हो रहा है यूपी के अंदर, इस बात का जवाब दीजिए। आप देखिए ना, चुन चुन के व्यापारियों को मारा जा रहा है। आप उनको राजेंद्र जी, योगेंद्र जी, नहीं, ये बब्बर खालसा का आतंकवादी जिनको बता रहे, उनके साथ में इन्होंने समझौता कर लिया। आप बताइए ना, ये कैसा दोगलापन है इनका। जिनको ये आतंकवादी कहते हैं उनको ये मुआवजा दे रहे हैं, इसका मतलब ये गलत। वापस आ रहा हूं आपके पास में, मैं एक बार श्याम जी के पास जाना चाहूंगा। श्याम जी देखिए, बीजेपी कहती है कि किसानों के हितैषी हमारे लोग कोई नहीं है, 70 साल में कुछ नहीं हुआ। ये वाजपेयी जी के कार्यकाल को भी भूल जाते हैं। लेकिन कांग्रेस कहती है कि बहुत कुछ दिया, लेकिन किसान की हालत वैसी की वैसी है। किसान भीख तो नहीं मांगता, किसान अपने हक के लिए भी छोड़ देता है, क्योंकि किसान हमेशा, सब लोग किसान उस पृष्ठभूमि से निकले हुए हैं। लेकिन किसान की हालत अभी भी क्यों ऐसी है कि किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता। कोई तो ऐसी वजह है कि जिसके डेप्थ में को जाने की कोशिश कर रहा है। हर सरकार कहती है कि हाँ किसानों के लिए हमने ये किया, किसानों के लिए वो किया, फिर किसान की स्थिति ऐसी क्यों है। डॉक्टर अपने बेटे को डॉक्टर, इंजीनियर अपने बेटे को इंजीनियर, जो कुछ जिस पेशे से जुड़ा हुआ है हर व्यक्ति अपने बेटे को उसी पेशे में लेके आने की कोशिश करता है। लेकिन किसान अपने बेटे को किसान नहीं बनाना चाहता। उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है किसानी का। वो सिर्फ ये है कि चलिए धरती माता के साथ में जुड़े हुए हैं, उनका एक अपना एक पैशन है कि खेती भी करना है। मैं पेशा नहीं कह रहा, इसे वो पैशन कह रहा हूं उनका। तो कोई सरकार, हर पार्टी यही कहती है कि हमने किसानों के लिए बहुत कुछ किया, फिर उसकी हालत ऐसी क्यों है। देखिए योगेंद्र जी, वोटों की राजनीति है। हर पार्टी किसानों का वोट तो लेना चाहती है, उसको जो कुछ देना चाहिए नहीं दे पाती। अब कांग्रेस की बात भी करें कि राजस्थान की बात करें, आपने 3 बिलों को संशोधन करने के लिए आपने रखा था। एमएसपी को यदि आप गारंटी दे देते यहाँ पर, या कांग्रेस अपने राज्यों में दे दे, तो केंद्र पर दबाव बन सकता था, बात अलग है। लेकिन आज की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो बहुत गंभीर है। अब देखिए क्या अटॉर्नी जनरल है जो के वेणुगोपाल कहते हैं कि हर कोई कहता है कि आंदोलन शांतिपूर्ण होगा, आंदोलन जब भड़क जाता है तो कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता, बिल्कुल उग्र हो जाता है। अब ये सब चीजें, जिस प्रकार की बातें आप देखिए आज की घटना को लेकर, क्योंकि आपको मालूम है कि यूपी में 4 महीने बाद चुनाव है, सबको वोट चाहिए। किसानों को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने आज न्यायिक जांच की, हाईकोर्ट रिटायर्ड जज की घोषणा भी कर दी कि जांच होगी। मरने वाले को 10-10 लाख रुपए देने की बात भी कर दी। क्यों कर दी? उनको पता है कि हमारे चुनाव में हम कोई किसान उखाड़ फेंकेंगे, और क्योंकि प्रतिपक्ष एकजुट हो गया। अब देखिए प्रियंका जी का तो दल 4थे नंबर पर रहा यूपी में। अब क्योंकि वो तो अपने दल को जीवित रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, इसलिए मैं कह सकता हूं कि ये सब चीजें, अगर आपको लंबे समय तक कांग्रेस संघर्ष करती किसानों के लिए और कुछ देती, तो आज ये स्थिति नहीं बनती। ये तो बात सही है। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी बातचीत किस मुद्दे पे की? वो जो चाहते थे उस पर बातचीत हो रही थी, किसान चाहता था उस पर बातचीत नहीं हो रही थी। आपने सुना 12 बार बैठ करके बातचीत हुई और फैसला कुछ भी नहीं निकला, क्योंकि केंद्र सरकार जो मन बना चुकी थी उसके ऊपर बातचीत करना चाह रहे थे, किसान उस पर बातचीत नहीं करना। किसान तो सबसे कहलाता है कि हमें तो एमएसपी गारंटी दे दो। एमएसपी गारंटी दे देते हैं तो निश्चित रूप से किसानों का, आज बिहार में जब एमएसपी गारंटी नहीं मिली तो वहां का किसान किस प्रकार की स्थिति में, वहां क्या मिल पाता है। ये बात भी सही है कि 8 से 10% ही फसल की खरीद होती है एमएसपी पर, लेकिन ये बात भी सही है कि हरियाणा, पंजाब, यूपी में एमएसपी का सबसे बड़ा लाभ किसानों को मिलता है। अगर नहीं मिलेगा तो निश्चित रूप से वो पिछड़ जाएंगे। लेकिन उसमें भी ये है कि बड़े किसान हैं जो कि कॉर्पोरेट घराने की तरह काम धंधा करते हैं, वो फायदा ज्यादा ले जाते हैं। जो आम किसान है उसका फायदा उसको जो मिलना चाहिए नहीं मिल पाता। इसलिए सरकार को ये चाहिए कि जो छोटा किसान है, 6,000 रुपए सालाना आप दे रहे हो उनको, 6,000 में उसके परिवार में क्या कुछ होता पाता होगा आपको पता है।
जिस प्रकार से अतिवृष्टि होती है या दूसरी। लेकिन केंद्र सरकार और बीजेपी से बहुत बड़ी बात मान रहे हैं कि किसानों को एक सम्मान के रूप में वो निधि मिल रही है उनको, जो आज तक किसी सरकार ने पहले नहीं की। देखिएगा योगेंद्र जी, किसान को आप 6,000 रुपए देकर के ये कह दो कि हमने उसका सम्मान कर दिया, उसके फसल को पर्याप्त मात्रा में मार्केट मिले, उसके जो उत्पादित माल करता है उसको सही तरीके से भाव मिल जाए, सम्मान निधि मत दो, उसको वो दे दो जो अपने आप सम्मान कमा लेगा। आपके सम्मान के लिए भूखा नहीं है। बीजेपी सम्मान दे करके उसको ये कहती है हम सम्मान दे रहे, सम्मान नहीं दे रहे। एक गरीब है, कटोरा लेके खड़ा है, हमने उसके ऊपर डाल दिया तो वो भूखा नहीं मरेगा, उसको उस कंगाली के रूप में कुछ मिल जाएगा, इसलिए संतुष्ट हो जाएगा। तो इसलिए किसान के ऊपर उसको देखिए सिंचाई का कैसे माध्यम मिले, उसको मार्केट कैसे मिले, या छोटे किसानों को किस प्रकार से संगठित करके, क्योंकि आज 80% किसान तो वो है जिसके पास भूमि 2 बीघा से 10 बीघा तक ही है, तो उसके ऊपर किस तरह से करें। और बातचीत हो रही, पार्लियामेंट में कितनी बहस हुई इसके ऊपर, बाद में पास हो गया, उसके बाद सेशन तो हो गए 3-3। क्या किसी भी प्रतिपक्ष के दलों ने इसको लेकर के बातचीत करने की प्रयास किया क्या पूरी तरह से? अब क्योंकि आंदोलन में जिस प्रकार की घटना हो जाती है उसका श्रेय लेने के लिए अगर प्रतिपक्ष भी हावी हो जाता है, और मालूम है कि चुनाव है इसलिए यूपी की सरकार ने जो कुछ कहना था मान लिया। उन्होंने कहा कि किसान का प्रतिनिधि जा सकता है, सब कुछ रहता है, नेताओं को जाने की अनुमति नहीं होगी। आज उन्होंने कहा है ना ये सब बातें। तो ये बातें जब, क्योंकि उनको पता है कि चुनाव में वोट मिलेगा उसी राजनीतिक दल को जो किसानों की हित की बात करेगा। मुझे लगता है कि आने वाले समय में भाजपा इन सब को लेकर के, तीनों बिलों को लेकर रिवाइज कर सकती है, क्योंकि जो घटना हो रही है उससे सीधा वोटों की राजनीति फर्क पड़ेगा। पंजाब में पड़ेगा, अभी यूपी में पड़ेगा, हिमाचल में पड़ेगा, जिस जगह पे, और उसके बाद आने वाले समय में और राज्यों में चुनाव होंगे। तो ये राजनीतिकरण अगर वोटों की राजनीति नहीं होगी तो इस पर कोई समाधान नहीं निकल सकता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की वापस रिव्यू करना चाहिए। श्याम जी, एक बात और मैं जानना चाहूंगा कि प्रियंका गांधी के हिरासत में लेने के बाद या अखिलेश को हिरासत में रखने के बाद उधर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और देश भर में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, वो लोग आंदोलन की राह पे हैं और धरने प्रदर्शन का ऐलान भी कर दिया गया है। क्या अभी समझौते के बाद में ये सब चीजें रोक देनी चाहिए या फिर उनका अपना एजेंडा है? देखिएगा, किसानों का तो संघर्ष कर नहीं रहे, वो अपनी पार्टी को सरवाइव करने के लिए, अपनी पार्टी को लोगों तक, आम लोगों तक पहुंचाने के लिए हम कर रहे हैं। क्योंकि तो ये कह सकते हैं कि किसान तो एक मोहरा है। देखिए, यूपी की गवर्नमेंट ने जिस प्रकार से आज आंदोलन को काबू में करने के लिए जो कुछ मांगे थी मान ली। अब मानने के बाद अब आपका आंदोलन किस बात का है? आंदोलन तो इस बात का है कि राजेंद्र आर्य जी श्याम जी कह रहे हैं कि किसानों को तो मोहरा बनाया जा रहा है। नहीं, मोहरा कुछ नहीं है साहब, ये बिल्कुल किसानों के समर्थन में है। श्याम जी कह रहे हैं कि भाई यूपी की सरकार ने पूरा का पूरा आंदोलन को काबू कर लिया और उसको नियंत्रित कर लिया। मैं ये पूछना चाहता हूँ, 2 दिन पहले इन किसानों को ये बर्बर खालसा का आतंकवादी बोलते थे, उग्रवादी बोलते थे, उनके साथ में समझौता किया। इस सरकार के दोगलेपन पे भी तो बोलिए कुछ। भाजपा की जो दोगली सरकार है, योगी की दोगली सरकार है, केंद्र की दोगली सरकार है, जो किसानों को आतंककारी कहती है, खालिस्तानी कहती है, उसके ऊपर भी तो बोलिए। विपक्ष पे आपने बोला कि ये अपने लिए संघर्ष कर रहे हैं, हम अपने लिए नहीं, इस देश के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, आने वाली नस्लों के लिए संघर्ष हो रहा है। ये आज की युवा पीढ़ी जो कल का भविष्य क्या होगा इस देश का, इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं। आज आप, हमारा दल बचे या ना बचे, लेकिन ये देश बचना चाहिए, इस बात का संघर्ष है। ये आपको इस बात को सोचना चाहिए कि जो ये सत्तारूढ़ ताकतें हैं, उन ताकतों का जो योगी जी लठ बजाओ, ये क्या नैरेटिव है, ये बताइए ना। आप इस नैरेटिव को पूरा दुनिया देख रही है, इस देश की छवि। श्याम जी कुछ कह रहे हैं अभी, गांधी के देश की ये छवि बना दिया। राजेंद्र जी आप सुन लो, पार्लियामेंट का सेशन हुआ था, राहुल गांधी को खुल करके बोलना चाहिए था ना वहां पर। ये सब चीजें पार्लियामेंट के अंदर तो बोलना नहीं चाहते आप। श्याम जी सुनिए सही, आप देखिए, सुनिए, मैं कह रहा हूँ किसानों के लिए लड़ रहे हो, वो तो बात है ना कि क्योंकि जो घटना होगी इसको लेकर के आपने उसको पूरे देश को जागृत किया। आने के वाले टाइम में समझौता तो उसी कारण यूपी गवर्नमेंट ने समझौता क्यों किया, उनको पता है विपक्ष एक हो गया तो नहीं तो आप एक तरह से अब आंदोलन करने का कारण ये कि आप बिल को वापस लेने की मांग है, ये तो किसान कर रहा है। बाकी तो कोई बात नहीं, लोक संसद के अंदर ढंग से हो जाए तो इनका मांग हो सकता हो कि वापिस हो जाए।
कैप्टन साहब तो बीजेपी में जाकर के बात कर रहे कि अलग मैं वहां जाकर के समझौता करूंगा और नया दल बनाऊंगा और समझौता हो जाएगा। तो पार्टी आपकी देखिए लाइन पे अलग अलग तरीके से चीजें चल रही है। इस देश का किसान निश्चित रूप से पीड़ित है, उसको कैसे मदद मिले, राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में सब एक हो जाएंगे, क्योंकि आपको तो अभी विपक्ष का दर्जा भी नहीं मिला वहां पर पार्लियामेंट में, तो आप आवाज उठाने में सक्षम नहीं हो पा रहे हो। यही कारण है कि आप आपके पार्लियामेंट के मेंबर्स वगैरह समय का अभाव में सीबी यादव जी के पास जाना चाहूंगा। यादव साहब आपसे भी जानना चाहूंगा कि हर पार्टी किसान की हितैषी अपने आप को साबित करने की कोशिश करती है, कोई पार्टी हो। मैनिफेस्टो में भी होता किसान, महिला, बेरोजगार, ये एक ऐसे कहूं कि बड़ी फर्टाइल लैंड जिसमें होते हैं, कोई भी बीज डालो पौधा उगेगा ही उगेगा, ये उस तरह के अल्फाज होते हैं हमारे मैनिफेस्टो के। तो स्थिति क्यों नहीं सुधर पाई? किसानों की प्रति सहानुभूति सबकी है, हर सरकार का दावा भी है कि हमने ये किया, हमने वो किया, फिर स्थितियां क्यों नहीं सुधर पा रही किसान की? योगेंद्र जी, मूल बात ये है जो मैं इसी बात को आगे बढ़ाना चाह रहा था, जो श्याम जी ने कहा कि दिक्कत कहाँ है। बेसिकली वोट लेना और सरकारों की जो एजेंडा होता है उनके बीच बहुत बड़ा गैप हो गया, और विशेषकर आर्थिक उदारीकरण के बाद, और मैं कहूँ कि कुछ सालों में जो इकोनॉमिक पॉलिसी देखोगे आप, तो इकोनॉमिक पॉलिसी का एजेंडा है कि खेती किसानी से लोगों को बाहर निकाल करके शहरों में मजदूर बनाया जाए, एक सस्ता लेबर डेवलप किया जाए। ये हमारा एक आर्थिक मॉडल है, और इस आर्थिक मॉडल को कॉर्पोरेट चला रहा है। ये 3 कृषि कानून या जो भी चीज देखोगे वो एक आर्थिक मॉडल का हिस्सा है। हमको लगता है कि बीजेपी ऐसा कर रही है, हमको लगता है कि कोई सरकार ऐसा कर रही है, ऐसा नहीं है। एक इकोनॉमिक मॉडल सेट किया है, और इसका एग्जाम्पल है एनएसओ की अभी जो रिपोर्ट आई है, उसमें ये बताया गया है कि 1991 के बाद में 2013 में किसानों की संख्या थी, तो और 2013 से 2018 के बीच में जो किसानों की संख्या कम हुई है, किसान परिवारों की संख्या कम हुई है, वो 4 गुना कम हुई है। मतलब जो किसान परिवार की संख्या कम होने की गति वो 4 गुना हो गई है। तो इसका मतलब है कि सरकारों की इकोनॉमिक पॉलिसी चल रही है, वो किस ओर चल रही है कि किसानों को खेती किसानी से बाहर निकाल करके और उनको जो है लेबर में कन्वर्ट किया जाएगा। और अगर आप सारा चीज देखोगे तो लेबर कोड बिल में जो संशोधन किया उनको सबको देखो तो आपको एक ट्रेंड समझ में आएगा कि ये बेसिकली सरकारों की पॉलिसी का एक हिस्सा है कि खेती किसानी को नीचे रखने के पीछे तो मकसद ये है कि एक सस्ता जो है उनको उनका जो क्रूड है वो सस्ता मिले और सस्ता लेबर जनरेट हो। तो इस पे क्या है कि एक इकोनॉमिक मॉडल बैठता है। आप देखिए कोरोना काल में तमाम तरह की चीजें हुई, लेकिन अंबानी और अडानी की ग्रोथ है वो कई गुना बढ़ गई। तो ये उस इकोनॉमिक मॉडल का हिस्सा है। और चलिए सरकारी सीवी यादव जी, बस मेरा आखिरी सवाल बस इतनी सी लगता है मुझे कि बेसिकली सरकारों को ये लगता है कि चुनाव लड़ने के लिए जो फंडिंग होती है वो एक अलग मुद्दा है और वोट होता है वो अलग जगह है। तो ये जो है ना वो फंडिंग का जो सिस्टम है वो उस कॉर्पोरेट के हाथ में आ गया। तो मैं वो मैकेनिज्म बता रहा था जो आप कह रहे हो कि आखिर दिक्कत क्या है। राजेंद्र मीना जी आपके पास आना चाहूंगा मैं। देखिए ऐसे आंदोलन ये खत्म होने वाला नहीं है। किसान, आपने कहा कि आए किसान भाई बात करें हमारे से। किसानों का कहना है कि बुलाया किसने, ऐसे कहां जाकर के बैठ करके वार्ता करें और सरकार नियत साफ करे कि हाँ वार्ता में कुछ निष्कर्ष भी निकलना है। तो वार्ता होनी चाहिए और कोशिश यही है कि हमारी तरफ से भी यही प्रयास होगा कि जल्दी कोई वार्ता हो किसानों के और सरकार के बीच में। मैं तो अपने साथी भाई की, जो कांग्रेस के साथी भाई हैं उनको कह रहे थे, मैं देखो ये कहाँ चले गए। इन्होंने इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आके घोषणा करते हैं 10 दिन में कर्जे माफ कर देंगे, संपूर्ण कर्जा माफ हो जाएगा, बेरोजगारी भत्ता दूर करें। कितने कर्जे माफ किए? कितने 1,20,000 करोड़ का कर्जा है किसानों पर, 67 लाख किसानों पर कर्जा है। आज 7,000 करोड़ का कर्जा माफ करके ये बाय लूटना चाहते हैं। इससे पहले 15,000 करोड़ का किसानों का कर्जा हमने माफ कर दिया वसुंधरा जी के टाइम में। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ वार्ता करने के लिए योगेंद्र जी हम तैयार हैं और कोई ना कोई रास्ता निकलेगा और बहुत जल्दी इसका किसानों और सरकार के बीच में वार्ता होगी और निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और किसानों के साथ भी न्याय होगा और जनता भी बिल्कुल निश्चित करना चाहती है। बिल्कुल सबकी उम्मीद भी, सबको एक उम्मीद भी यही है कि जल्दी से जल्दी इसका हल निकलना चाहिए, धरती पुत्र अपने घर लौटे, सरकार अपना काम करे। लेकिन देखिए कि अब रास्ता निकलता क्या है। लेकिन लखीमपुर खीरी जैसी घटनाएं हुई हैं तो मुझे लगता है कि बैठे बैठाए सरकार विपक्ष को एक ऐसा मुद्दा और थमा देगी, चाहे खट्टर जी के बयान हो चाहे दूसरे बयान हो, क्योंकि आंदोलन की राह जब इतनी बढ़ जाती है, किसान आर पार की लड़ाई के मूड में है,
तो मुझे लगता है कि बयानों से भी बचना चाहिए, रास्ता कैसे निकल सकता है उस पर गौर फरमाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।